बर्फबारी हुई है प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में, जो प्रदेश की राजधानी है शिमला और उसके साथ साथ कई अन्य इलाकों के अंदर प्रदेश में अच्छी बर्फबारी हुई है। उसके लिए मैं सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि इसके जो है सकारात्मक परिणाम हमको आने वाले समय में दिखेंगे, खास करके बागवानों के लिए, क्योंकि अभी की जो दिसंबर की बर्फबारी होती है इससे सेब की जो फसल है और जो नमी है हमारे इसके आपके खाद की वो अच्छी होती है और उससे जो सेब की पैदावार है वो प्रदेश के अंदर बढ़ती है, क्योंकि हमारा मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू प्रदेश के अंदर बागवानी क्षेत्र का है। 4,500 करोड़ रुपए की हमारी एप्पल इकोनॉमी है, तो उस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके साथ साथ जो हमारा टूरिज़्म प्रदेश के अंदर बढ़ता है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। वो भी हमारे प्रदेश की जीएसटी के लिए, प्रदेश की एसजीएसटी के लिए, प्रदेश की खुशहाली के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अगले 5 दिन मैं समझता हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण है इस दृष्टि से। जो टूरिस्ट पॉइंट डेस्टिनेशंस है खास करके पूरे हिमाचल के अंदर, हमारे कुल्लू मनाली में, डलहौजी में और शिमला शहर के अंदर या और भी जो ऐसे इलाके हैं जो खूबसूरत इलाके हैं, वहाँ पे टूरिस्ट का इन्फ्लक्स होने वाला है और उसके लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। आज उसी के लिए मैंने अपने विभाग की ऑनलाइन रिव्यू बैठक जो है वो करी है सभी हमारे चीफ इंजीनियर्स के साथ और हमारे जितने एससीज हैं उनके साथ, एक्सीएंस के साथ, जो खास करके पर्टिकुलरली जो हमारे स्नो बाउंड इलाके हैं, जो हमारा चाहे वो आपके डलहौजी का इलाका है, चाहे वो कुल्लू का इलाका है, चाहे शिमला का इलाका है, उनके साथ हमने बैठक करी है। और इसमें जो पिछले कल की बर्फबारी हुई थी उसकी वजह से करीबन 350 सड़कें हमारे पूरे प्रदेश के अंदर जो है वो बंद हो गई थी और कम बर्फबारी हुई है, मगर फिर भी हमने मशीनरियों को बड़ी भारी मात्रा में प्रदेश के अंदर डिप्लॉय किया है, जिसमें 70 जेसीबी हमारे डिपार्टमेंट की है, उनको डिप्लॉय किया गया है। हमारे 96 हमने हायर करी है, अलग अलग डिविजन्स में उनको डिप्लॉय किया गया है। 13 रोबो मशीन्स है, डोजर्स है, 13 डोजर्स है और 86 टिप्पर है। टोटल 268 मशीनरियों को हमने डिप्लॉय किया है और जिसमें से हमारी 235 सड़कें कल तक खुल जाएगी और परसों तक जो है 30 सड़कें एडिशनल खुल जाएगी। तो लगभग अगर और बर्फबारी नहीं होती है तो अगले 2 दिन के अंदर सारी की सारी सड़कों को बहाल कर दिया जाएगा। और मैंने सख्त निर्देश अपने डिपार्टमेंट के सभी अधिकारियों को दिए हैं, क्योंकि अगले 5 दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। टूरिस्ट बहुत हिमाचल में भारी संख्या में आएगा, उनको कोई भी इनकन्वीनियंस नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी भी इसके ऊपर बार बार जो है वो बल देते हैं कि टूरिस्ट प्रदेश के अंदर उनका स्वागत है, वो यहाँ पर आएँ और यहाँ की अच्छी जो बर्फबारी हो रही है उसका आनंद ले। इसलिए मैंने डिपार्टमेंट को कहा है कि अगले 5 दिन हम पूरी मजबूती से ग्राउंड के ऊपर मजबूत रहेंगे। जहाँ पर भी कोई आपकी रोड क्लियरेंस का काम करना है उसको इमीडिएटली करवाया जाएगा, उसमें कोई भी दिक्कत परेशानी क्षेत्र के लोगों को नहीं आएगी, जो सैलानी आ रहे हैं उनको नहीं आएगी। उस दृष्टि से जो है हम लगातार कार्य कर रहे हैं। इसके साथ साथ वैसे आज मुख्य उद्देश्य तो हमारा यही था, रिव्यू का था, मगर उसके साथ साथ जो हमारे सड़कों के काम पूरे प्रदेश के अंदर चले हुए हैं, एक मैंने उसकी भी मोटी मोटी रिव्यू लिया है। चाहे वो हमारे सीआरएफ के काम चले हुए हैं प्रदेश के अंदर, चाहे हमारे पीएमजेएसवाई 1 के या 2 के या 3 के काम चले हुए हैं प्रदेश के अंदर, उसका भी मैंने एक रिव्यू लिया है और उसमें भी गति बढ़ाने के लिए मैंने उनको सबको निवेदन किया है, सभी अधिकारियों को, इंजीनियर्स को, क्योंकि हमारी एलोकेशंस तो है जो केंद्र सरकार से एलोकेटेड मनी है, मगर जो खर्चा है, जो एक्सपेंडिचर है, मैं बार बार उसके ऊपर भी बहुत बल देता हूँ कि वो भी हमको बुक करवाना है। एक होता है फिजिकल जो प्रोग्रेस है, एक होता है जो फाइनेंशियल प्रोग्रेस है। फिजिकल प्रोग्रेस तो हमारी अच्छी चल रही है और सारे प्रोजेक्ट हमारे पीएमजेएसवाई 3 के जो है वो अगले साल के सितंबर तक उनको कंप्लीट कर दिया जाएगा, मगर खर्चे आपको किताबों में भी दिखाने हैं। इसके लिए मैंने निर्देश दिए हैं कि इसमें हम कोई भी कोताही जो है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, सारे खर्चे किताबों में आए और अप्रोप्रिएट चैनल के माध्यम से चीफ इंजीनियर और चीफ इंजीनियर से आगे ईएनसी को भेजे जाए और यहाँ से जो हमारी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स हम यहाँ से दिल्ली भेजते हैं
वो भी समय पर आए, क्योंकि वहाँ से एडिशनल बजट तभी आएगा जब हम यहाँ से यूसीज भेजेंगे। अभी मैं पीछे नितिन गडकरी जी से भी मिला था, उन्होंने भी इस विषय पे थोड़ा सा चिंता व्यक्त करी थी कि हमारे यूसीज जो है वो समय पे नहीं आए हैं, इसलिए हमने सारे उनको निर्देश दिए हैं कि तुरंत इनको भेजा जाए। और जो हमारा सीआरएफ की सेंट्रल रोड फंड की जो एलोकेशन है वो हमको इस साल में जो वित्तीय वर्ष 2024-25 है, इसमें 110 करोड़ की सैंक्शन आई है जो एनुअल आती है, मगर उसमें हमें एडिशनल अभी 50 करोड़ रुपए की आवश्यकता है जो हमारी पिछली लाइबिलिटीज है उसको मीट करने के लिए। तो मैं इस विषय में भी जो है वो केंद्रीय मंत्री से संवाद करेंगे, उनको हम लिखित रूप से इसके बारे में जानकारी प्राप्त करवाएंगे कि इतनी एडिशनैलिटी हमको जो है वो चाहिए, ताकि जो हमारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है वो समय तिथि के ऊपर उनको पूरा किया जा सके, चाहे वो कुल्लू के हैं, चाहे वो मंडी के हैं, चाहे वो शिमला के हैं, उनको समय पर पूरा किया जाए। उस दृष्टि से हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं एक बारी फिर से जो आगामी हमारे 5 दिन हैं, ये जैसा मैंने कहा कि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि नई साल आने वाला है और बहुत से टूरिस्ट पूरे देश से यहाँ पर आएंगे, उनके लिए हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। जो जिला प्रशासन है वो तो कर ही रहा है, मगर हमारा डिपार्टमेंट ग्राउंड स्तर पे रहकर हम सारी जगहों पे रोड क्लियरेंस हो, कोई दिक्कत हमारे सैलानियों को ना हो, हमारे क्षेत्र के लोगों को ना हो, उस दृष्टि से हम काम कर रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश आगे बढ़े, विकास के कार्य और मजबूती से आगे बढ़े, ये हमारी जो है वो हमारी वचनबद्धता है। अभी विधानसभा का शीतकालीन सत्र भी धर्मशाला के अंदर संपन्न हुआ। वहाँ पर भी विपक्ष ने कई जो है मैं समझता हूँ बेसलेस मुद्दों के ऊपर डिबेट करी। ठीक है, अच्छी बात है, उन्होंने भ्रष्टाचार के ऊपर एक जो है वो नियम 67 के अनुरूप उन्होंने वहाँ पर जो है वो ध्यान आकर्षण काम रोको प्रस्ताव वो लेकर आए। उनको अनुमान नहीं था कि सरकार इसको जो है वो एक्सेप्ट कर लेगी, मगर मुख्यमंत्री जी ने इसको एक्सेप्ट किया और विधानसभा अध्यक्ष से निवेदन किया कि इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। और उनकी जो चाल है भाजपा की वो उल्टी पड़ गई, क्योंकि उनको उसके बाद जो उनके वक्ता थे बोलने वाले, उनको यही नहीं पता था कि बोलना क्या है। कुछ चीज़ें वो भ्रष्टाचार के बारे में कह रहे थे, अब करनी थी वो हमारी 2 साल की, वो बातें कर रहे थे अपनी 5 साल की कारगुजारियों की। और जिस तरीके की प्रतिस्पर्धा जो है वो भाजपा के अंदर चली हुई है, एक ओर से जयराम जी कुछ और बोलते हैं, विक्रम ठाकुर जी कुछ और बोलते हैं, उनके तीसरे नेता कुछ और बोलते हैं, तो उनकी अपनी ही मैं समझता हूं कि एक जो क्लियर विजन होना चाहिए कि किस तरीके से सरकार को घेरना है, वही उनके अंदर नजर नहीं आ रहा था। हम चाहते हैं कि हर चीज के ऊपर डिबेट होनी चाहिए। जो उन्होंने बातें करी हैं उसको सरकार गंभीरता से लेगी, मुख्यमंत्री जी गंभीरता से लेंगे। मेरे विभाग से संबंधित अगर कोई मसले उन्होंने उठाए हैं उसको हम संज्ञान उसका लेंगे, मगर उनको अपनी सरकार की कार्यगुजारी भी देखनी है। अपने समय में जो उन्होंने जो कथाकथित भ्रष्टाचार के घोटाले हुए, चाहे वो पुलिस घोटाला हुआ, चाहे वो जो है खर्चों की बात करते हैं, बीजेपी की सरकार के समय में पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में बिना टेंडर के काम अवार्ड किए गए। अभी तक उन लोगों की कईयों की पेमेंट तो कर दी गई, कईयों की पेमेंट ही नहीं हुई, और अभी भी वो कार्य जो है वो ठेकेदार हमारे पास आते हैं कि आप उनकी पेमेंट करवाइए। जवाब जो है वो जयराम जी को देना चाहिए, क्योंकि वो उस समय प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री भी थे, प्रदेश के मुख्यमंत्री भी थे। उस दृष्टि से उस चीज को देखने की आवश्यकता है। तो मैं इस चीज पर ज्यादा नहीं जाना चाहता हूं, मगर मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर कोई भी इस तरीके का ये प्रहार करेंगे तो हम उस पर पूरी मजबूती से उनको आंकड़ों के साथ वापस जवाब देने में सक्षम भी है और देंगे भी। इसका मैं प्रदेश की जनता को पूर्ण रूप से विश्वास दिलाना चाहता हूं। मगर हम एक कॉन्फ्रंटेशनिस्ट अप्रोच के साथ काम नहीं कर रहे। हम एक जो है वो मिलकर हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाने में विश्वास रखते हैं। उसमें हमको विपक्ष का सहयोग भी चाहिए, विपक्ष का समर्थन भी चाहिए, क्योंकि प्रदेश का विकास करना है। उसके लिए हमें केंद्र से भी प्रदेश के लिए सहयोग लाने की आवश्यकता है। मैं तो लगातार इस विषय को उठाता रहता हूं। हम लगातार प्रदेश के केंद्र के मंत्रियों से मिलते रहते हैं और हिमाचल के जितने भी मसले हैं, हिमाचल की सड़कों के खास करके निर्माण की बात है, उसके लिए हम लगातार कार्य करते हैं। एक जो बड़ी अचीवमेंट
आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश को मिलने वाली है वो है बुबू जोत टनल। ये बहुत महत्वपूर्ण टनल है जिस विषय को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है वो गडकरी साहब से उठाया है। डिफेंस मंत्रालय से जो हमारे रक्षा मंत्री है आदरणीय राजनाथ सिंह जी, उनसे इस विषय को उठाया है और आपको जानकर खुशी होगी कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने और आर्मी हाई कमांड ने इसकी स्वीकृति जो है वो दी है और अब इस को जो है इस प्रपोजल को मिनिस्ट्री ऑफ मॉर्थ में जो है वो भेज दिया गया है। जैसे ही वहां से इसकी अप्रूवल आती है इसको एनएच घोषित किया जाएगा और इससे करीबन करीबन हमारा 50 से 60 किलोमीटर जो सफर है आपके मंडी पठानकोट से कुल्लू का वो कम होगा और इस टनल का निर्माण केवल टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत महत्वपूर्ण होगा ही, मगर उसके साथ साथ डिफेंस और स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो हमारा कॉन्वॉय आगे मनाली को जाता है, मनाली से आगे लेह लद्दाख को जाता है, चाइना बॉर्डर तक जाता है, उस दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो इसके लिए हम होते हैं प्रदेश में वो केंद्र सरकार के सहयोग के बिना पूरे नहीं हो सकते हैं। इसलिए मैं ये अंत में यही कहूंगा कि हमारी जो अप्रोच है वो एक पॉजिटिव अप्रोच है, सकारात्मक अप्रोच है, जिसमें हमें विपक्ष का समर्थन भी चाहिए। ठीक है, आप कुछ मुद्दों के ऊपर हमारा विरोध करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है, मगर जहां तक एक होलिस्टिक प्रदेश के डेवलपमेंट की बात है, सकारात्मक पूरे प्रदेश के मसलों की बात है, उसमें हमको कंधे से कंधा मिलाकर आगे चलना है और हिमाचल प्रदेश को आगे लेकर जाना है। इसी सोच के साथ मैं आप सबका एक बारी फिर से धन्यवाद करता हूँ। सर एक प्रश्न है कि दीपक जयराम ठाकुर जी का मानना था कि वीरभद्र सिंह जी कहते थे एक गांव के लिए भी स्कूल खोल दिया जाएगा, हालांकि ये सरकार स्कूल बंद करने पर आई, इसमें आपको कहिए। देखिए, वीरभद्र सिंह जी जब प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उस समय प्रदेश की स्थिति बहुत अलग थी और अब आस्ते आस्ते स्थिति केवल प्रदेश की नहीं मगर पूरे देश की बदल रही है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स हर जगह पे खुल रहे हैं। बहुत जगहों पे जो है आबादी कम हो रही है। हिमाचल की अगर हम खास रूप से बात करें, आबादी जो है परिवारों की कम हो रही है, उसकी वजह से बहुत सा माइग्रेशन हमको देखने को मिल रहा है। ग्रामीण इलाकों से लोग शहरों में आ चुके हैं, जिसकी वजह से जितना पहले तय मापदंड एक स्कूल के लिए चाहिए होता था अब वो अवेलेबल नहीं है। इसकी वजह से आज हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्कूल्स है हर जगह पे, ग्रामीण इलाकों में है, दूर दराज के इलाकों में है, मगर उनमें बच्चे उपलब्ध नहीं है। हालांकि टीचर्स वहाँ पर है, चाहे वो एसएमसी टीचर्स है, चाहे वो जेबीटी है, चाहे वो टीजीटी है, मगर इसको मद्देनजर रखते हुए सरकार ने ये निर्णय लिया है, कैबिनेट में ये फैसला लिया गया है कि हमें क्लस्टर स्कूल्स को प्रदेश के अंदर बढ़ावा देने की आवश्यकता है, ताकि एक जगह में एक स्कूल हो जिसमें सारी शिक्षाएं उपलब्ध हो, सारे जो है स्ट्रीम्स उपलब्ध हो और उसके साथ साथ जितना हमारा वहाँ का जो एजुकेशनल या फिर जो स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वहाँ पे उपलब्ध हो। उस दृष्टि से हम आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए इसमें कोई स्कूल बंद करने की मंशा नहीं है। मंशा ये है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग स्कूल्स है उनको क्लस्टर बना के उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव किया जाए, इस दृष्टि से ये किया गया है। और शिक्षा मंत्री जी ने भी इस विषय में बड़े विस्तार पूर्वक कहा कि ये केवल हिमाचल में नहीं किया गया है, ये भाजपा शासित राज्य जो है, चाहे वो गुजरात का मॉडल की बात करते हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश के मॉडल की बात करते हैं, आंकड़े मुझे ऐसे याद नहीं है, मगर वहां पर भी हजारों की तादाद में स्कूलों को मर्ज करवाया गया है। और मैं समझता हूं कि हिमाचल में भी ये निर्णय इसी सोच के साथ जो है वो लिया गया है। हिमाचल हितों की आपने बात कही, क्योंकि सदन भी कई बार पॉलिटिकल लाइन पे बढ़ जाता है। विधानसभा स्पीकर ने भी कहा कि एक सत्र ऐसा हो जिसमें राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठकर चर्चा हो, खासतौर पर रिसोर्सेज जनरेशन का सवाल हो, बड़े जो इशू है उस पर एक अलग से सत्र हो। आपका क्या मानना है? मैं तो आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि ऐसे विषयों पे कुछ ऐसे विषय होते हैं जिसमें हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, जिसको कहते हैं पार्टी लाइन से ऊपर उठकर, हिमाचल के मसलों के ऊपर चर्चा करने की आवश्यकता है। चाहे हम भाजपा से हैं, चाहे हम कांग्रेस से हैं, अल्टीमेटली हम सबका एक ही एजेंडा है कि हिमाचल का विकास होना चाहिए। ठीक है, उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अलग हो सकती है, मगर डेवलपमेंट के लिए हम सबको एक मंच पर आने की आवश्यकता है। इसलिए मुझे लगता है, और ऐसे तो मैं बधाई भी देना चाहूँगा हिमाचल के विधानसभा को, हिमाचल के माननीय विधायकों को, क्योंकि अगर हम और राज्यों के तुलना में देखें, चाहे पंजाब ले लें, चाहे हरियाणा ले लें, वहाँ पे जो लेजिस्लेटिव डिबेट्स होती है उससे हिमाचल की डिबेट्स कई रूप से
जो है वो मुद्दों के ऊपर आधारित होती है। इसलिए ऐसा नहीं है, हिमाचल में मुद्दों के ऊपर बहुत सी बातें होती है, मगर फिर भी जैसा मैंने कहा कि कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जिसपे हमें पार्टी लाइन से हटकर हिमाचल के एजेंडा, हिमाचल के मुद्दों को एक आवाज में उठाने की आवश्यकता है। क्योंकि ये सच है कि हिमाचल एक छोटा सा राज्य है और हिमाचल में केवल 4 सांसद, वो एक बहुत प्रभाव रखता है। हमारे पास उतने नंबर नहीं है जो देश की राजनीति को प्रभावित कर सके। इसलिए जब हम एक आवाज में बात रखेंगे, चाहे वो पक्ष है चाहे वो विपक्ष है, तो निश्चित तौर से उसका फायदा हिमाचल के 70 लाख लोगों को मिलेगा और यहाँ की जितनी भी मिलेगा। मैंने पिछले कल भी मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में मैंने एक महत्वपूर्ण बैठक में हमने भाग लिया, जिसमें जितने हमारे सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है, मुख्यमंत्री जी ने उसकी अध्यक्षता करी पिछले कल, जिसमें चाहे वो पीडब्ल्यूडी है, चाहे वो आईपीएच है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट है, चाहे वो सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर है, जो भी पैसा हमको केंद्र से आना है और अलग अलग कारणों की वजह से रुका हुआ करी है, उसमें हमारा पीडब्ल्यूडी का भी मसला है। उसमें एमआईएस का, जो आपका मार्केट इंटरवेंशन स्कीम का करीबन 15 करोड़ रुपए जो हमारे बागवानों को दिया जाता है, वो उसका बकाया भी अभी तक दिल्ली से नहीं आया है। अब ये तो एक बहुत महत्वपूर्ण स्कीम है जो कि कांग्रेस पार्टी के समय में शुरू की गई थी कि जितना हमारा सी ग्रेड का सेब होता है उसको जो है वो एमआईएस के तहत दिया जाता है। मगर अगर उसमें केंद्र का सहयोग हमको नहीं मिलेगा तो हमको मजबूरन आने वाले समय में इस स्कीम के ऊपर सरकार को सोचना पड़ेगा। ये मेरा विभाग नहीं है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा विशेष रूप से बात नहीं करना चाहता हूँ, मगर ये ऐसी बहुत सी स्कीम्स है जो जिसके बारे में कल चर्चाएं हुई। और फिर से मैं अंत में वही कहूँगा कि इनमें हमें विपक्ष का भी सहयोग चाहिए। अगर विपक्ष इस मुद्दे को मिलकर हम केंद्र में उठाएंगे तो निश्चित तौर से हिमाचल के हितों की रक्षा होगी। आपने बर्फ हटाने की बात कही है कि आपकी मशीनरी डिप्लॉयड है, बट हमने ये देखा है कि आपसे ये जानना चाहेंगे क्या हिमाचल में ये संभव है क्या, जैसे विदेशों में बर्फ हटाई जाती है सड़क से ताकि टूरिस्ट बर्फ देखने आए, लेकिन यहाँ पर तो सड़क ही बंद हो जाती है। चाहे आप मनाली की बात करें, शिमला नहीं, तो हमने मशीनरीज लगाई है ना, इसीलिए तो लगाई है। अभी हमने बल्कि 2 मशीनें अभी हमने एक्सपेरिमेंटल तौर पे 2.5 करोड़ की स्नो ब्लोअर्स भी इस बारी हमने प्रोक्योर किए हैं। एक स्नो ब्लोअर हमने जो है वो आपके रोडू में, जो रोडू सर्कल है वहाँ पे डिप्लॉय किया है, और दूसरा हमने जो है आपका डलहौजी सर्कल है वहाँ पे उसको डिप्लॉय किया है। मगर वो 1 फुट से ऊपर जब बर्फ़ पड़ती है तभी उसका यूज़ होता है। तो अभी बर्फ़ थोड़ी सी कम है, इसलिए जेसीबी का उपयोग किया जा रहा है। तो आने वाले समय में जहाँ पर भी ज़्यादा मात्रा में बर्फ़ पड़ेगी वहाँ पे इनको भी डिप्लॉय किया जाएगा ताकि सड़कें क्लियर हो, मगर बर्फ़ जो है वो आसे पासे हर जगह हो। कितनी मैन पावर डिप्लॉय की गई है सर, और क्या छुट्टियां भी रद्द की गई है कर्मचारियों की बर्फबारी को देखते हुए? यानी मैंने कहा है ईएनसी को कि खास करके जो स्नो बाउंड एरियाज़ है वहाँ के एक्सीएंस, वहाँ के जो भी एसडीओज है, फील्ड स्टाफ है, कम से कम उनको जो है अगले 15-20 दिन तक उनको छुट्टियाँ जो है उनकी रद्द करनी चाहिए। और अगर कहीं बहुत ही एक्सीजेंसी है तो जो है साथ वाले एक्सीएन को उसका चार्ज दिया जाए। और मैन पावर तो उसका तो मुझे अभी वो नहीं है, मगर मशीनरी जो है वो मैं कह चुका हूँ पहले कि कितनी हमारी करीबन 268 जो है वो मशीन्स, जेसीबीज, रोवर्स और टिपर रोबोट जो है वो डिप्लॉयड है। सर, नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है अम्बेडकर जी के नाम पर राजनीति कर रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जितने भी दिग्गज रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, सबका मान सम्मान किया है। और अम्बेडकर जी तो ऐसे पुरुष थे जिन्होंने संविधान बनाने में अपना एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारी पहली जब कांग्रेस पार्टी की सरकार अंतरिम सरकार बनी थी, और अंतरिम सरकार के बाद जब पहली रिपब्लिक में भी जब सरकार बनी थी 1950 में, उन दोनों सरकारों में जो है वो अम्बेडकर जी को रखा गया। और ख़ास करके जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में उनका एक बहुत बड़ा योगदान है। उसके बाद एज लॉ मिनिस्टर उनको जो है वो केंद्र की सरकार में, नेहरू जी की सरकार में रखा गया। तो इसलिए हमको भाजपा से जो है वो कोई सर्टिफिकेट अम्बेडकर जी के बारे में लेने की आवश्यकता नहीं है। और क्या सोच जो है भाजपा की अम्बेडकर साहब के बारे में है, वो जिस तरीके की शब्दावली हमारे देश के माननीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी की जो सदन में रही, उससे पता चलता है कि भाजपा अम्बेडकर जी के बारे में क्या सोच रखती है।